तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 देख रहे हैं हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर। तो एक्सरसाइज 2 के पहले 5 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। क्यों 5 लिखे हैं? क्योंकि सबका सॉल्यूशन बहुत आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिलेगी। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ नया सीखने जैसा है नहीं, बस वही लॉ अप्लाई करने हैं। क्या करना है? हमें वैल्यू निकालना है। किसका? log 27 रेज टू द बेस 9 माइनस log 9 टू द बेस 27। अभी 27 को मैं लिखूंगा 3 के पावर में 3 क्यूब, और 9 को लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, माइनस log 9 को लिखूंगा 3 स्क्वायर, 27 को लिखूंगा 3 क्यूब। अब मेरे पास एक रूल है लॉग के अंदर, जो मैंने पहले क्लास के अंदर बताया, थ्योरी का जो क्लास था लॉग का, कि अगर आपके पास log a रेस टू m टू द बेस b रेस टू n होता है तो आप इसको लिख सकते हो log m बाय n इंटू लॉग a टू द बेस b लिख सकते हो। याद होगा आपको ये रूल। तो बस उसके हिसाब से क्या होगा, ये 3/2 बाहर आएगा इंटू लॉग 3 टू द बेस 3 बचा रहेगा, माइनस यहाँ 2/3 आएगा इंटू लॉग 3 टू द बेस 3 बचेगा। तो बेटा इसका वैल्यू तो 1 है, इसका वैल्यू 1 है, इसका मतलब आपके पास बचेगा 3/2 माइनस 2/3। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 3 9 माइनस 2 2 4 डिवाइडेड बाई 2 3 6, तो कितना बचेगा 5/6। सो 5/6 विल बी द आंसर। इतना आसान था ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन निपट चुका है, इसको आप पॉज करके लिख सकते हो। आगे दूसरा क्वेश्चन पढ़ना। क्या दिया है दूसरे क्वेश्चन के अंदर? इसको भी हटा देता हूँ। दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है कि log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द बेस 4 माइनस log ऑफ एक्स प्लस 1 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है। अब अगर देखेंगे तो दोनों लॉग्स का बेस सेम है और दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है, सब्ट्रैक्शन। तो लॉग कौन सा अप्लाई होगा? log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a अगर होता है, बेस सेम और बीच में सब्ट्रैक्शन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज m बाय n टू द बेस a लिखते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, दोनों का बेस सेम है, दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है, तो लिखेंगे log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 टू द बेस 4 विच इज इक्वल टू 2। अब इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, हमें x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ अगर देखेंगे तो न्यूमरेटर में से x कॉमन निकल सकता है, तो न्यूमरेटर में से x कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा, पहले टर्म में बचेगा x, दूसरे टर्म में बचेगा 1 x प्लस 1, और बेस का 4 एज इट इज विच इज इक्वल टू 2। तो x प्लस 1 विल गेट कैंसल, तो बचेगा क्या, log ऑफ x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2। सो दैट इज x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 4 स्क्वायर। ये लॉगरिथमिक फॉर्म था, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। सो x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर एंड दैट इज नथिंग बट 16। सो 16 विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। लिखेंगे इसको भी पॉज करके। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तो इसके टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ये सोचना है आपको कि ये क्वेश्चन का क्या है, फॉर्मेट क्या होता है कि आपको log ऑफ सम नंबर टू द बेस टू एनी बेस दिया रहेगा, और पूछेंगे कि ये जो लिखा हुआ नंबर है इसका अगर वैल्यू निकालते हो तो वो रैशनल आएगा, इंटीजर आएगा, इरेशनल आएगा, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार इसका आंसर इरेशनल नंबर ही हो। बच्चों को ऐसा लगता है कि ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर इरेशनल ही हो सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत बार आप लॉगरिथम के लॉज अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर आपको log 100 टू द बेस 10 दिए रखा है, तो आप इसका, आपको पता है इसका वैल्यू 2 आता है, 100 को 10 स्क्वायर लिखेंगे, 2 जम करेगा और log 10 टू द बेस 10 का वैल्यू बनाएगा। तो ऐसा नहीं कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो हमेशा उसका आंसर इरेशनली आएगा, ठीक है। तो करना क्या होता है आपको, अब इसका मैं थ्योरेटिकली आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन को डील कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप log 5 टू द बेस 10, log 5 टू द बेस 10 का वैल्यू हम लोग रैशनल नंबर कंसिडर करेंगे। ऐसे मान के चलेंगे कि इस नंबर का अगर आप log फाइंड आउट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू बेस 10 तो वो रैशनल नंबर आ रहा है, और रैशनल नंबर हमेशा a बाई बी के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और ये जो a और b आते हैं, ये कहाँ से आते हैं, a एंड b कम्स फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर से a एंड b आते हैं, ठीक है। अब ये लिखने के बाद एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ऑब्वियसली b इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमारा ये एजम्पशन है बेटा, क्या एजम्पशन है, लेट अस कंसीडर, लेट कह रहा हूं मैं, लेट कह रहा हूं मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि log 5 टू द बेस 10 का वैल्यू a बाई बी है।
अब अगर मान लीजिए कि मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 5 इज इक्वल्स टू 10 रेज टू a बाई बी मिलेगा मुझे। ठीक है, अब ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने लिखा है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, जब मैं ऐसा लिखता हूँ a रेज टू m बाई n मैं लिखता हूँ, तो लॉज ऑफ इंडाइसिस से मैं इसको a रेज टू m इंटू ऐसा लिख सकता हूँ। इसी का मतलब क्या होता है, मैं इसको a रेज टू m होल रेज टू 1 बाई n भी लिख सकता हूँ, और इसका मतलब क्या होता है, nth रूट ऑफ a रेज टू m होता है। ये लॉज ऑफ इंडाइसिस के रूल है जो आप लोगों को पता होंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पर बेटा, अगर मुझे इस डिनोमिनेटर के b को हटाना है, तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर क्या होता है बेटे, बेसिकली nth रूट होता है, तो ये क्या है, bth रूट है। और अगर मुझे इसको हटाना है तो टेकिंग b पावर ऑन बोथ साइड, मतलब मैं इसका पावर 5 को रेज करूंगा b के पावर में, और 10 रेज टू a बाई बी को भी रेज किया जाएगा b के पावर में, दोनों तरफ सेम किया, तो लेफ्ट में आपको मिलेगा 5 रेज टू b विच इज इक्वल टू राइट में मिलेगा ये कैंसिल होकर 10 रेज टू a। अब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, और मज़े की बात यह है कि दोनों इक्वल मिल रहे हैं हमें, लेकिन दोनों के बेस डिफरेंट है और दोनों के पावर भी डिफरेंट है। और ये पावर बेसिकली कौन से वैल्यू ले सकते हैं, तो ये सिर्फ इंटीजर ही ले सकते हैं। तो क्या आपके पास ऐसे कोई इंटीजर अवेलेबल है जो आप यहाँ पर रखेंगे तो 10 का पावर और 5 का पावर जो भी वैल्यू आएगा वो इक्वल आए? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई इंटीजर दुनिया में मौजूद नहीं है कि जो आप इन दोनों की जगह पर रखेंगे तो आपको ये इक्वल मिल जाए, लेकिन हमें मिल रहा है। इसका मतलब क्या, अगर ये इक्वल नहीं है, 5 रेज टू b इज इक्वल टू 10 रेज टू ये इक्वल नहीं है, दिस मस्ट नॉट बी इक्वल, ये इक्वल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हमें इक्वल मिला है। और अगर कोई ऐसी चीज़ मैथमेटिक्स में मिलती है जो पॉसिबल नहीं है, जैसे यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है लेकिन ये हमें मिला है, तो ये क्यों मिलता है, क्योंकि हमने कुछ गलत एज्यूम कर लिया होता है। तो हमने क्या गलत एज्यूम कर लिया, हमने गलत एज्यूम कर लिया कि इसका वैल्यू रैशनल नंबर है, ये हमारा गलत एजम्पशन है। ठीक है, और अगर इसका वैल्यू रैशनल नंबर नहीं है, ऑब्वियसली इंटीजर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रैशनल के अंदर ही सारे इंटीजर समा जाते हैं। अगर ये रैशनल ही नहीं है तो इंटीजर होने का सवाल ही नहीं आता। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो कि आप किसी आदमी को ढूंढ रहे हो और कहा गया, मतलब पुलिस किसी आदमी को ढूंढ रही है, और अगर कोई पुलिस को पता चल गया कि ये आदमी महाराष्ट्र में है ही नहीं, तो आप उससे पूछेगा कि आप मतलब उससे पूछोगे कि अगर वो महाराष्ट्र में नहीं है तो क्या वो औरंगाबाद में है? आप कहेंगे कैसा बेहुदा सवाल है, अरे भैया वो महाराष्ट्र में नहीं है तो औरंगाबाद में होने का सवाल ही नहीं होता। उसी प्रकार से अगर ये रैशनल नंबर ही नहीं है तो इसका इंटीजर होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि रैशनल नंबर अगर महाराष्ट्र है तो इंटीजर औरंगाबाद है। ठीक है, तो इंटीजर और रैशनल कैंसिल हो गए तो बचा कौन, इरेशनल, तो अपने आप ये नंबर का वैल्यू क्या बन गया, इरेशनल। अब आप पूछोगे कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में हम डील ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इसका मतलब log 5 टू द बेस 10 का वैल्यू क्या आता है, ये इरेशनल नंबर आएगा इसका वैल्यू। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा? बिल्कुल भी नहीं, जरूरी नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो आप हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे डील करना है इसको, और ऐसे करने के बाद अगर लास्ट में आपको ये इक्वालिटी सेटिस्फाई होती है किन्हीं दो नंबर्स के लिए, किन्हीं दो इंटीजर्स के लिए, ये अगर इक्वालिटी होल्ड होती है तो हम आराम से कह सकते हैं कि ये रैशनल है। लेकिन जैसे अभी यहाँ पर इक्वालिटी, हमारे पास कोई भी ऐसे दो ए एंड बी नहीं है, मतलब कोई भी ऐसे दो इंटीजर्स नहीं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो हम ये बोल ही नहीं सकते कि रैशनल है। हाँ, अगर ऐसे कोई दो नंबर होते जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होते तो हम बोलते कि ये रैशनल वैल्यू है इसका। ठीक है, इसका वैल्यू रैशनल नंबर है। तो ये बन गया, ये हो गया बेटा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे डील करना है। क्वेश्चन का टाइप क्या है पहले तो समझते हैं। देखिए क्वेश्चन का टाइप ये है कि जिन दो लॉगरिथम्स का एडिशन यहाँ पर दिख रहा है, log sin x टू द बेस cos x प्लस log cos x टू द बेस sin x, ये दिख रहा है आपको, और ये एडिशन कितना दिख रहा है बेटा, ये वैल्यू ये 2 दिया है और x का वैल्यू निकालना है। अब इन दोनों का एडिशन 2 है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन लिखा है वो बेसिकली किस फॉर्मेट में है, और जब भी आपको ऐसा दिखेगा तब आपको क्या करना है। ये क्या है, यहाँ पर ऐसा दिया है कि log ऑफ a टू द बेस b प्लस log ऑफ b टू द बेस a, ये फॉर्मेट ऐसा है। मतलब यहाँ पर जो दिया है उसका
यहाँ पर हम लोग ए का लॉग फाइंड आउट करें विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज करके यहाँ पर अगर लिखा हुआ है और दोनों का एडिशन किया है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर मिलते हैं आपको, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखिए। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, अगर मान लो मैं इसको m मान लेता हूँ, इसका वैल्यू मैं m कंसिडर करता हूँ, तो ये अपने आप 1/m बन जाएगा। कैसे 1/m बनेगा, अगर log a टू द बेस b को मैं m मान रहा हूँ, तो अगर मुझे 1/m चाहिए तो मैं रेसिप्रोकल लूंगा। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/log a टू द बेस b, ये एज इट इज डिनोमिनेटर में आएगा और ये भी डिनोमिनेटर में आएगा, लेकिन इसको चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा log b टू द बेस a। मतलब अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को m मानता हूं तो दूसरा अपने आप 1/m बन जाता है, ये यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में फिर हमारा शुरुआत कैसे रहेगा कि दोनों में से किसी एक को m मानना है। m मतलब कोई भी वेरिएबल मान लीजिए, मैंने m मान लिया क्योंकि x यहाँ पर यूज हुआ है। सो लेट, मेरा कंसिडरेशन है कि लेट log ऑफ sin x टू द बेस cos x इज इक्वल टू m, लेट दिस बी इक्वल टू m। देन मैं क्या कह रहा हूँ, देन अगर मैंने इसको m माना है तो फिर मैं लिखूंगा कि log cos x टू द बेस sin x का वैल्यू 1/m है, ठीक है, 1/m है। तो ये अगर m है तो ये 1/m है। अब क्या करना है बेटा, बस अब सिंपली ये वैल्यू रखिए और आगे देखिए क्या होता है। तो इसकी जगह मैंने m लिखा, तो ऑब्वियसली मैं इसकी जगह 1/m लिखूंगा एंड दिस इज इक्वल टू 2। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा दैट इज m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय m विच इज इक्वल टू 2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2m, दैट इज ये लेफ्ट में चला आएगा तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये तो क्वाड्रेटिक बना है, इसको तो आराम से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, तो करेंगे। सो ऐसे दो नंबर ढूंढना है। अच्छा ये तो m-1 का होल स्क्वायर है, क्या ये m-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। ये किसका एक्सपांशन है बेटा, m-1 का होल स्क्वायर है ये पूरा का पूरा। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो m-1 इज इक्वल टू 0, दैट इज m का वैल्यू मिला 1। लेकिन m क्या अज्यूम कर रखा है हमने, log sin x टू द बेस cos x है 1। तो इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ तो मुझे मिलेगा sin x इज इक्वल टू cos x रेज टू 1। याद है ना, लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाया जाता है। अगर ये लॉगरिथम फॉर्म है तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है। अब cos x होल रेज टू 1 का कोई मतलब नहीं होता, cos x ही होता है। तो ऐसा कौन सा एंगल है जिसके साइन और cos का वैल्यू सेम आता है, तो वो है π/4 दैट इज 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए साइन और cos का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। इसको भी आप लोग पॉज करके लिखेंगे, ठीक है। हटा रहा हूं मैं अभी इसको। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आएगा अभी, ये तो कतई आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर में क्या दिया है, a⁻²। देखिए वहां पर गलती से प्रिंट कॉमा हुआ है यहाँ पर, तो कॉमा नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, a⁻² log b टू द बेस a इंटू log c टू द बेस b इंटू log d टू द बेस c। तो यहाँ ऊपर जो पावर में है, a के पावर में ये जो लिखा है, इसको चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करते हैं तो log b बाय log a लिखेंगे इंटू log c बाय log b इंटू log d बाय log c, ठीक है। तो ये log c कैंसिल हुआ, log b कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, a टू द पावर log d बाय log a। इसको अगर मैं फिर से चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ a टू द पावर log d टू द बेस a। और मैंने आपको शुरुआत में थ्योरी क्लास के अंदर ही एक फॉर्मूला बताया था, अगर नहीं बताया तो उसके बाद में भी एक ऐसा एग्जाम्पल आया था जहाँ पर बताया था। क्या फॉर्मूला है, ये नंबर उसके पावर में अगर लॉग है और इसका बेस ये और ये अगर सेम होता है तो इस पूरे का वैल्यू होता है ये वाला नंबर, दैट इज डी। मैंने रूल आपको ऐसे बताया था, a⁻² log m टू द बेस a होता है तो इसका वैल्यू m आता है, ये मैंने आपको रूल बताया था। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ रहा है, d आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। आसान से क्वेश्चन थे इसलिए एक साथ मैंने लिख दिए थे, तो यहाँ पर इनके सोल्यूशन खत्म होते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा और फिर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14 के अंदर बेटा आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट होगा तब उसके अंदर ये फॉर्मूला डिस्कस किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास tan ऑफ
ए प्लस बी दिया हुआ है, तो इसका एक्सपांशन क्या होता है, ये इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो ए एंड बी क्या है, कोई भी दो एंगल्स है, ठीक है, ए एंड बी आर एनी टू एंगल्स एंड हमें निकालना है tan ऑफ ए प्लस बी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, ठीक है। तो सिंपल है याद रखने में, अगर tan ऑफ ए प्लस बी फाइंड आउट कर रहे हो तो ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा, ऊपर दोनों का सेपरेटली एडिशन आएगा और नीचे 1 माइनस मल्टीप्लीकेशन आएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एक और फॉर्मूला ध्यान में रखना है, दैट इज tan ऑफ ए माइनस बी। अगर ए प्लस बी होता है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और ए माइनस बी होता है तो ऊपर माइनस, दैट इज tan ए माइनस tan बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ए tan बी। जैसे इसको कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला कहा जाता है। कंपाउंड का मतलब, कंपाउंड एंगल मतलब दो एंगल का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। तो अगर दो एंगल का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन दिया है तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो tan रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो कि आपको tan 75 डिग्री निकालना है, क्योंकि 75 डिग्री तो हमारे लिए कोई स्टैंडर्ड एंगल है नहीं, तो हम 75 को लिख सकते हैं 45 प्लस 30, और 45 और 30 के tan रेशियो का वैल्यू हमें पता है। तो अगर tan 75 निकालना है तो मैं tan 45 प्लस 30 लिख सकता हूँ। अब ये बन गया tan ऑफ ए प्लस बी बन गया, तो इसको फिर एक्सपांड कैसे किया जाएगा, इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है। तो tan ए प्लस tan बी मतलब tan 45 प्लस tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं, अभी बस फॉर्मूला समझे इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया। तो ये दो फॉर्मूला ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है, क्योंकि अभी इसका इस्तेमाल हमें करना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, लॉग है हमारे पास, ठीक है, लॉग ऑफ दिस, लॉग ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस ए टू द बेस ई प्लस लॉग ऑफ tan टू द बेस ई। अब यहाँ पर देखेंगे तो दोनों का बेस सेम है और दोनों के बीच में एडिशन है, मतलब लॉग का कौन सा रूल अप्लाई होगा, लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a होता है, तो हम लोग इसको लिखते हैं लॉग mn टू द बेस a, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हमारा m है, ये n है, और बेस दोनों का सेम है, दोनों के बीच में एडिशन है, तो लिखेंगे बेटा लॉग mn मतलब tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस a इंटू tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस a टू द बेस e, ठीक है। तो लॉग m प्लस लॉग n को लिखेंगे लॉग mn, उसी प्रकार से हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं tan पाई बाय 4 प्लस ए को सॉल्व करूंगा इस फॉर्मूले का यूज़ करके। सो tan पाई बाय 4 प्लस ए का वैल्यू क्या आएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan a मतलब tan पाई बाय 4 प्लस tan b मतलब tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b मतलब tan पाई बाय 4 इंटू tan a। समझ रहे हो ना। अभी इस फॉर्मूले के अंदर मेरे लिए पाई बाय 4 मतलब a है और ये b है, मतलब ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, तो tan ऑफ पहला एंगल प्लस tan ऑफ दूसरा एंगल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू tan ऑफ सेकंड एंगल। लेकिन tan पाई बाय 4 का वैल्यू मुझे पता है, तो 1 प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ पर tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1 है, सो 1 इंटू tan a आएगा, तो ये मिल जाएगा। तो अगर tan पाई बाय 4 प्लस a का वैल्यू ये आता है, तो tan पाई बाय 4 माइनस a का वैल्यू क्या होगा, बस साइन का डिफरेंस है, ऊपर प्लस है तो ऊपर माइनस दे देना, और नीचे माइनस है तो नीचे प्लस दे देना, यही फॉर्मूला यूज़ करके वो भी आएगा, ठीक है। तो अब हमने इन दोनों का वैल्यू निकाल लिया है, तो ये दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। ये जो दोनों का वैल्यू निकाला है इसको हम लोग इसके अंदर रख देंगे और देखेंगे क्या वैल्यू आता है। tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस ए का वैल्यू है 1 प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan पाई बाय 4 माइनस ए का वैल्यू है 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a। तो ये कैंसिल हो गया इसके साथ में, और ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया इस ब्रैकेट के साथ में, और बेस में e है, तो बचा क्या, log 1 टू द बेस e बच गया। अब log 1 टू द बेस e का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, बेस कुछ भी रहने दो। तो इस एक्सप्रेशन का हमें वैल्यू निकालना था जो आया 0। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या रूल था, तो ये बता रहे हैं कि ये जो a एंगल है आप ले रहे हो, तो वो एंगल जो है वो 0 और 45 के बीच में ही है, ठीक है। तो वो एंगल 0 और 45 के बीच में है। इसका क्या रीज़न है, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखो ये क्यों दिया है, क्योंकि हमें पता है कि हम जिस भी अब यहाँ पर हम लोग किस नंबर का लॉग फाइंड आउट कर रहे हैं, इस नंबर का लॉग फाइंड आउट कर रहे हैं।
अब जिस नंबर का हम लॉग फाइंड आउट करते हैं वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। अगर मान लो कि a का वैल्यू 0 और 45 के बीच में नहीं होता है, ये तो ऑलरेडी 45 है, अब अगर ये 45 से एक्सीड कर जाता है तो दोनों का एडिशन 90 से ज़्यादा होगा। और tan रेशो का वैल्यू अगर आप 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल के लिए निकालेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है और उसका वैल्यू नेगेटिव आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, ये बात मैं जो बोल रहा हूँ वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि 10 तक का ट्रिग्नोमेट्री बहुत छोटा है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ, सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। तो 90 के ऊपर अगर एंगल जाता है tan के अंदर का तो tan रेशो नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि लॉग ऑफ आप नेगेटिव नंबर फाइंड आउट कर रहे हो जो कि इनवैलिड होगा। तो वैसे तो सॉल्यूशन में इसका कोई पार्ट नहीं है, लेकिन ये जो लिखा है ये वैलिड है, ये कैसे पता चलेगा, तो ये जो एंगल है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ए के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या डाला है कि ए का वैल्यू आप 0 से लेकर तो 45 डिग्री के बीच का कोई भी एंगल एक ही जगह आप लिख सकते हो। उसी के लिए हम लोग आपको सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन के मार्फत बताना चाहते हैं, तो आंसर आएगा 0, ठीक है। एक्चुअल में सॉल्यूशन में इसका कोई पार्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन स्टैंड करने के लिए, क्वेश्चन वैलिड होने के लिए ये ज़रूरी है कंडीशन, ठीक है। तो लिखेंगे इसको पॉज करके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिखता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 डिस्कस करेंगे, दोनों भी क्यों लिखे हैं, पहले 7 को डिस्कस करेंगे, बहुत ही आसान है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट है, ओरली उसका आंसर आ सकता है, इसलिए यहाँ पर लिखा है, इसको निपटा देंगे फिर इसको देखेंगे। तो ये कंडीशन क्यों दिया है, क्वेश्चन स्टैंड होने के लिए। हमें पता है कि जिस भी नंबर का हम लॉग फाइंड आउट करते हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो b का लॉग फाइंड आउट किया जा रहा है, a का लॉग फाइंड आउट किया जा रहा है, इसलिए a एंड b बोथ आर पॉजिटिव। अगेन c इज बेस ऑफ लॉग, और बेस हमेशा 1 से ग्रेटर होता है, और अगर 1 से लेस होता है तो 0 और 1 के बीच में होता है, लेकिन 1 नहीं होता, इसलिए c इज नॉट इक्वल टू 1। तो c इज ग्रेटर दैन 0 बट c इज नॉट इक्वल टू 1, ये बेस के लिए कंडीशन है, इसलिए ये दे रखा है ताकि क्वेश्चन स्टैंड हो सके, ठीक है। और अगर नहीं भी दिया हुआ रहता तो भी हम उसको एज्यूम कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं भी दिया है तो भी ये हमारा एजम्पशन रहता है, क्योंकि लॉग के डेफिनेशन के अंदर ही वो चीज़ बताई रखी है। अब बेटा एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास a रेज टू लॉग b टू द बेस c है, तो आप इसको इन दोनों को जगह बदलेंगे तो भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होता, मतलब आप इसको लिख सकते हो b रेज टू लॉग a टू द बेस c, तो ये दोनों भी चीज़ एक ही वैल्यू देते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन अगर हम ये वाला अभी का अगर लॉ अप्लाई करेंगे और इन दोनों का पोजीशन अगर चेंज कर देंगे तो आपको क्या दिखेगा, इसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, a रेज टू लॉग b टू द बेस c माइनस, इन दोनों का पोजीशन अगर चेंज करता हूँ, a को इधर लाता हूँ, रेज टू लॉग ऑफ b को उधर ले जाता हूँ, b टू द बेस c, तो ये दोनों सेम नंबर हो गए, सेम नंबर में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। तो उस नियम को ध्यान में रखना, ये वाला कि इसका पोजीशन चेंज भी किया तो भी वैल्यू सेम रहता है, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंडेंट ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दिया है, एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बस चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करना ये समझ में आना चाहिए। अगर इस डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में ले जाना है तो चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करेंगे तो ये दोनों आपस में पोजीशन चेंज कर लेंगे, दैट इज लॉग ऑफ, ये बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये चला जाएगा बेस में, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर y का लॉग फाइंड आउट करेंगे और ये बेस में चला जाएगा अगर हम इसको न्यूमरेटर में लाते हैं। और ऐसा हमने क्यों किया, आपके सामने है नतीजा कि तीनों का भी बेस सेम बन चुका है, अभी तीनों का बेस सेम बन चुका है, तो चेंज ऑफ बेस रूल इसको अप्लाई किया तो ये हमें मिला है। अब बेटा अगर ध्यान देंगे तो तीनों का बेस सेम है और तीनों के बीच में एडिशन का साइन है, तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं लॉग ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड टू द बेस रूट ऑफ एक्स वाई जेड। अगर इसको और ढंग से लिखा जाए तो लॉग ऑफ एक्स वाई जेड टू द बेस एक्स वाई जेड रेज टू 1/2, रूट एक्स वाई जेड का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड रेज टू 1/2, और इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये वाला रूल याद है ना आपको, लॉग a रेज टू m टू द बेस b रेज टू n दिया है, तो आप इसको m/n लॉग a टू द बेस b लिख सकते हो। तो बस सेम है, m मतलब ये 1 और n मतलब 1/2, तो 1/1/2 लिखेंगे और बचेगा लॉग एक्स वाई जेड टू द बेस एक्स वाई जेड। अब बेटा इसका वैल्यू तो 1 आएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो 2, ये 2 बन जाएगा और ये 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, तो आंसर आएगा 2, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था, लिखेंगे इसको।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन में आपको x का वैल्यू ये दे रखा है और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब जो आंसर है ऑप्शन के अंदर सारे ऑप्शन n के फॉर्म में दिए हैं, स्मॉल n के फॉर्म में। मतलब अगर आप इसका वैल्यू निकालने जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको x का जो ये वैल्यू दिया है ये इसको इसके अंदर यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये 1 + x डिवाइडेड बाय 1 - x है ना, इसके अंदर ये वैल्यू रख के इसको मैं सिंप्लीफाई करवा के लेता हूँ और फिर हम इसको लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। हमारा टारगेट है इसका वैल्यू निकाला जाए, लेकिन बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो मेरे पास दिया हुआ है 1 + x डिवाइडेड बाय 1 - x। तो x का वैल्यू ये है मेरे पास, तो लिखूंगा मैं 1 + x का वैल्यू है a⁻n - a⁻n डिवाइडेड बाय a⁻n + a⁻n डिवाइडेड बाय 1 - x का वैल्यू फिर से a⁻n - a⁻n डिवाइडेड बाय a⁻n + a⁻n। अब बेटा यहाँ पर नेगेटिव साइन है इसलिए इसको ब्रैकेट दे रहा हूँ मैं। अब यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, कुछ नहीं मतलब 1, तो ऊपर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो क्या मिलेगा, a⁻n + a⁻n, ये प्लस साइन एज इट इज़, ये a⁻n - a⁻n डिवाइडेड बाय 1 × दिस आपको मिलेगा a⁻n + a⁻n। डिनोमिनेटर में भी सेम चीज़ होगी, 1 × दिस विल बी a⁻n + a⁻n और माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, दैट इज -a⁻n + a⁻n। तो ये साइन की तरफ थोड़ा ध्यान देना बेटा। डिवाइडेड बाय आपको मिलेगा a⁻n + a⁻n। तो ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर चला जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में अगर देखेंगे तो a⁻n और a⁻n सेम टर्म्स है लेकिन साइन डिफरेंस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो a⁻n + a⁻n बनेगा 2 टाइम्स a⁻n, और यहाँ नीचे देखेंगे तो a⁻n और a⁻n कैंसिल हो जाएगा और a⁻n बन जाएगा 2 टाइम्स a⁻n। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये लॉज ऑफ इंडाइसिस से ऊपर चला जाएगा, तो a⁻n + n दैट इज a⁻2n बनेगा, ठीक है। तो ये जो हमें जिसका वैल्यू निकालना था, हमें निकालना था कि 1/2 टाइम्स log ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाय 1 - x टू द बेस e। तो मैंने 1 + x डिवाइडेड बाय 1 - x को सिंप्लीफाई किया है यहाँ पर, तो उसका वैल्यू मुझे क्या मिला, हाफ log ऑफ, इसका वैल्यू मुझे मिला a⁻2n टू द बेस e। लेकिन a⁻2n को आप लोग लॉज ऑफ इंडाइसिस से a⁻n² भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको अगर a⁻n² लिखा तो लिखेंगे इसको, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे बेटा, ये जो 1/2 है तो ये जंप करके चला जाएगा इसके सिर के ऊपर। तो पहले तो मैं a⁻2n को लिखूंगा log ऑफ a⁻2n को मैं लिखूंगा a⁻n² और इसके सिर के ऊपर आएगा ये 1/2 टू द बेस e। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, log a⁻n टू द बेस e। तो ये n जंप करके इधर आएगा, तो n टाइम्स log a टू द बेस e। तो ये रहेगा आपका आंसर अगर यही क्वेश्चन लेना है तो। लेकिन क्योंकि आंसर में ऐसा दिया नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर e की जगह a होना चाहिए, तो ये करेक्शन करवा लेना। यहाँ e की जगह a चाहिए, यहाँ पर भी e की जगह a आएगा, यहाँ भी e की जगह a, तो बेस e की जगह a ले लेंगे, तो ये log a टू द बेस a का वैल्यू 1 आएगा और n × 1 का वैल्यू मिलेगा n, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया n। तो ये करेक्शन था इस क्वेश्चन के अंदर कि जो बेस दिया है जिसका वैल्यू निकालना है उसमें उसके बेस में e की जगह a लिखना है आपको, ठीक है। लिखेंगे इसे। चलिए बेटा मैं आप लोगों को इन शॉर्ट में मैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। क्यों? क्योंकि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी पता है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैंने एक्सरसाइज 1 में एक एग्जाम्पल लिया था, उसके दौरान बताया था। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए समझने में दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसान डेफिनेशन है जिसको अभी समझ लेते हैं। तो बेटा जैसे अगर मान लें कि आपके पास नंबर से 3ABC 3 नंबर से जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, तो इनका जो रेसिप्रोकल अगर आप लेंगे 1/a 1/b एंड 1/c, तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है, ठीक है। मतलब जो भी नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं उन नंबर्स का अगर आप रेसिप्रोकल ले लेते हो और उनको उसी सीक्वेंस में लिखते हो जैसे पहले वाले, जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म a है, दूसरी टर्म b है और तीसरी टर्म c है, तो इनके रेसिप्रोकल लेके उसी पोजीशन पर अगर आप लिख देंगे तो जो सीक्वेंस बनेगा उसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। समझ आई बात?
ठीक है ना। तो AP के लिए आपको पता होता है, AP के तो मतलब क्या होता है कि ये डेफिनेशन है कि अगर कोई भी नंबर, ये तो मैंने 3 नंबर्स के लिए बताया है, ऐसे कितने भी नंबर्स के लिए पॉसिबल है, n नंबर्स के लिए, कि n नंबर्स ये है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, तो उन सभी का रेसिप्रोकल अगर आप लेंगे और उसका सीक्वेंस बनाएंगे उसी पोजीशन में, उसी ऑर्डर में, तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाता है। ठीक है, तो ये अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन बना रहा है और ये हमारा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो हमारी कंडीशन होती है कि जो बीच वाला टर्म होता है उसका ट्वाइस होता है एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो उसी प्रकार से अगर मुझे हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए करना है तो मैं क्या करूंगा, अब देखना ये वाइस वर्सा होता है। अगर कोई सीक्वेंस मतलब हमारे पास अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है तो उसके जो रेसिप्रोकल होंगे वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। लेकिन मान लो मेरे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ऑलरेडी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जैसे मैं कहता हूं कि ABC आर इन HP, मतलब मैं कह रहा हूं कि ABC ये जो 3 नंबर से ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, तो आप लोगों के दिमाग में झट से आना चाहिए कि अगर मैं इनका रेसिप्रोकल ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, ये AP बन जाएगा। तो ये एक दूसरे के साथ में वाइस वर्सा है। मतलब अगर आपको AP दिया है, कुछ नंबर्स AP फॉर्म कर रहे हैं तो उनका रेसिप्रोकल HP फॉर्म करेगा, और अगर कुछ नंबर HP फॉर्म कर रहे हैं तो उनका रेसिप्रोकल AP फॉर्म करेगा। इतनी बात समझ में आ गई, बात खत्म है। ठीक है, चलिए अब इसका यूज करके हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो क्या दिया है आपको कि ABC ये जो 3 नंबर से ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। हमें पता है कि जब 3 नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं तो बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC होता है। ये चीज़ भी मैंने बताई थी। अब हमें चेक करना है कि ये 3 नंबर्स फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन या फिर AGP। तो सबसे पहले तो हम लोग चेक करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। तो अगर मान लो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, अगर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी इसको ऐसा नहीं, हमें तो पता ही नहीं है ना, ऐसे नहीं जाएंगे। क्या करेंगे कि अगर ये तीनों GP फॉर्म कर रहे तो हमारे पास है B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। अब हमें देखना है कि ये जो दे रखे हैं तो क्या ये मतलब ये कौन सा सीक्वेंस बना रहे हैं, AP GP या HP या कुछ बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC को लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइड में विथ रिस्पेक्ट टू बेस 10। क्यों, क्योंकि मुझे यहां पर 10 दिखाई दे रहा है, तो मैं दोनों तरफ लॉग अप्लाई करूंगा टू द बेस 10। तो इसकी इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता। B स्क्वायर अगर AC के बराबर है तो मैं दोनों तरफ लॉग अप्लाई करूंगा टू द बेस 10, तो इक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये मैंने अप्लाई कर दिया, अब ये जंप करके इधर आएगा तो मुझे मिलेगा 2 टाइम्स लॉग B टू द बेस 10 विच इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर वो वाला लॉ अप्लाई करूंगा लॉगरिथम का जो log m प्लस log n वाला होता है log mn, तो उसको मैं सेपरेट भी कर सकता हूँ बाय यूजिंग एडिशन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ C टू द बेस 10। अब अगर ध्यान से देखेंगे बेटा आप लोग तो ये क्या है, ये अगर मैं देखिए ये जो 3 नंबर दिए इनका अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूं तो रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, 1 बाय log 10 टू द बेस ए। रेसिप्रोकल मतलब एज इट इज ये डिनोमिनेटर में जाएगा, इसका रेसिप्रोकल आएगा 1 बाय log 10 टू द बेस बी, और ये 1 बाय log 10 टू द बेस सी। लेकिन ये क्या है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो log a टू द बेस 10, इसको आप लिख सकते हो log b टू द बेस 10, और इसको आप लिख सकते हो log c टू द बेस 10। इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो रेसिप्रोकल्स है वो बेसिकली ये है, और यहां क्या दिख रहा है आपको, इन नंबर्स के रेसिप्रोकल, इन नंबर के रेसिप्रोकल के लिए ये कंडीशन दिख रही है। क्या कंडीशन है कि बीच वाले नंबर का 2 टाइम्स इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड टर्म जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। मतलब ये 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। चीज को समझना कि मेरे पास ये 3 नंबर्स है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे ये कंडीशन ऑब्टेन हुई है गिवन से। अब गिवन जो था उससे मुझे ये कंडीशन ऑब्टेन हुई, ये कंडीशन इशारा करती है कि भैया ये 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर ये 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो मैं इनका अगर रेसिप्रोकल लेता हूं तो मुझे ये नंबर मिल जाएंगे, और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने वाले नंबर्स का आप रेसिप्रोकल लेते हो तो वो नंबर जो होते हैं वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। तो उस हिसाब से ये तीनों बनाएंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। समझ आई बात, इसके ऊपर अच्छे से सोचना बेटा।
ठीक है, लिखेंगे इसको। चले बेटा, तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे एक्सरसाइज 2 के। इस वीडियो को मैं यहीं पर रुका देता हूँ और उसके बाद में फिर मैं आगे के वीडियोस में बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, दैट इज़ प्रोग्रेशन। ठीक है, गुड बाय।